दोस्तों जो इथेरियम का लंदन हार्ड फोक है वो आज लाइव होने वाला है अलाउंड कार्ड क्या। दोस्तों जो इथेरियम का लंदन हार्ड फोक है वो आज लाइव होने वाला है अराउंड 1931 ब्लॉक्स के बाद जो इथेरियम ब्लॉक्स होती है। तो दोस्तों इसी के रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि अगर हमारे पास जो एक्सचेंज पे इथेरियम पड़ा हुआ है उसके साथ क्या होगा, हमको क्या करने की ज़रूरत है अपने एंड से, और साथ में ये जो अपडेट है इसके साथ क्या कुछ चेंजेस आने वाली है इथेरियम नेटवर्क पे। एंड अगर दोस्तों आप एक माइनर हो जो कि इथेरियम माइन करता है अपने घर पे, मे बी अपने पुराने किसी कंप्यूटर पे, जीपीयू पे, या फिर खुद का एक सेटअप बना रखा है इथेरियम माइनिंग का, तो उसको लेके आपके क्या कंसर्न्स होने चाहिए उस बारे में दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे। बट अगर आपका इन किसी चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है तो भी क्या इन जनरल चेंजेस होंगी इथेरियम हार्ड फोक के बाद, उसके बारे में आज बात करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जो मैंने आर्टिकल ओपन किया है द ब्लॉक वेबसाइट का, इसका लिंक मैं एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका इथेरियम किसी एक स्पेसिफिक एक्सचेंज में है, जैसे कि बाइनेंस पे या फिर ओजीरेक्स पे या फिर कॉइनडीसीएक्स पे, तो उन केसेस पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अपने एंड से। जो एक्सचेंज है वो अपना काम खुद वो लोग हैंडल कर लेंगे। जितने भी पॉपुलर एक्सचेंजेस, आई थिंक 99% एक्सचेंजेस जो है वो ये खुद ही ऑटोमेटिकली कर लेंगे। तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है अगर आपका जो इथेरियम है वो किसी एक्सचेंज पे है तो। दोस्तों जो दूसरी क्वेश्चन होती है, मैंने काफ़ी सारी ERC20 टोकन्स को देखा है जो कि एक तरह से पॉलीगॉन मैटिक ब्रिज और इथेरियम ब्रिज के बीच में वो लोग ऑपरेट करते हैं। तो जैसे मैंने कल EasyFi के अनाउंसमेंट चैनल्स पे एक नोटिफिकेशन देखा कि वो ये बता रहे थे यूजर्स को कि अगर आपका EasyFi मैटिक नेटवर्क पे है और आप उसको पॉलीगॉन ब्रिज के थ्रू इथेरियम में शिफ्ट कराना चाहते हो तो अभी उसको मत करो, जब हार्ड फोक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर आप कर सको तो वो बेटर ऑप्शन होता है। तो मेरा भी सिमिलर सजेशन रहेगा कि अगर आपका इथेरियम किसी एक स्पेसिफिक वॉलेट में है, मान लो एक डिफरेंट नेटवर्क पे है ऑल टुगेदर, तो अगर वो मैटिक नेटवर्क पे है तो अभी उसको ट्रांसफ़र करके इथेरियम नेटवर्क पे कन्वर्ट मत करो, उसको जहाँ पे है उसको वहीं पे रहने दो। जब तक नेटवर्क अपडेट होंगी उसके बाद ही आप उसको ट्रांसफ़र करो अपने मेन वॉलेट पे, राइट। तो ये होगी दूसरी चीज़ कि अगर आपका इथेरियम किसी एक वॉलेट में है तो आपको क्या करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो नेटवर्क अपडेट है वो क्यों किया जा रहा है, इसकी नेसेसिटी क्या थी। तो इथेरियम का अगर आपको पता है, अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो, अगर आप इंटरनेट को यूज़ करते हो इथेरियम ब्लॉकचेन पे, तो आपको जो मेन इश्यूज है इथेरियम का वो आपको ऑलरेडी पता होगा। दोस्तों जब भी इथेरियम पे जो नेटवर्क कंजेशन है वो बढ़ने लगता है, जब ज़्यादा लोग इथेरियम पे आके ट्रांजैक्शंस करते हैं, स्वैप करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स को यूज़ करते हैं, तो इथेरियम का जो नेटवर्क फ़ी है वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाता है। और आज की डेट में जब मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो बनाने के टाइम पे, तो जब पीक बुल रन आया था 2021 के अप्रैल मई के टाइम पे, तो उस टाइम पे एक पॉइंट ऐसा आया था कि जो गैस फीस है इथेरियम का वो कुछ $200-300 तक जाता था एक ट्रांजैक्शन का। तो वो किसी तरीके से वायबल सोल्यूशन नहीं है अगर आपको इथेरियम को यूज़ करना है फॉर लेट्स से एक आपको किसी को USDT ट्रांसफ़र करना है ERC20 नेटवर्क पे, तो वो किसी तरह से पॉसिबल सोल्यूशन नहीं होता है कि आप $300 फ़ी में पे कर दो एक पीक आवर्स पे। तो ये काइंड ऑफ एक बहुत ही मेजर सा डाउनसाइड था एग्जिस्टिंग इथेरियम नेटवर्क के साथ। दोस्तों इथेरियम का जो ये एक बहुत ही मेजर सा डाउनसाइड था हाई ट्रांजैक्शन फीस को लेके, ये इसलिए होता था क्योंकि आज तक जो इथेरियम के हर ट्रांजैक्शन की ब्लॉक साइज है वो लिमिटेड थी और उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ही ऐड हो सकती थी। बट दोस्तों ये जो लंदन हार्ड फोक है इसके लाइव होने के बाद जो इथेरियम का एक बहुत ही मेजर चेंज आएगा आफ्टर दिस इम्प्लीमेंटेशन, इसकी जो ब्लॉक साइज है वो वेरिएबल हो जाएगा। दोस्तों बेसिकली ये जो हार्ड फोक है इस पे जो ये नाम है, ये जो मतलब जो नेम है लंदन हार्ड फोक, ये बेसिकली बस ऐसे ही है। मेनली जो है ये एक हार्ड फोक है जहाँ पे जो माइनर्स है वो एग्जिस्टिंग नेटवर्क से एक डिफरेंट नेटवर्क को वेरीफाई करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये दोस्तों 5 प्रपोजल्स के साथ इम्प्लीमेंट होगा जिसको कंबाइंडली कहा जा रहा है EIP 1559, जो कि ये हार्ड फोक में मेंशन्ड है। अब यहाँ पे क्या इसके डिटेल्स है वो आपको इथेरियम ब्लॉग में मिल जाएगा। तो अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हो, मैंने आज सुबह एक ट्वीट डाला था अबाउट दिस थिंग कि इसके बारे में और भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप उसको डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हो। अब दोस्तों जैसा कि मैं फ़ी के बारे में बात कर रहा था इथेरियम नेटवर्क पे, तो ये जो EIP 1559 है ये एम करता है कि इथेरियम का जो मार्केट फ़ी है उसको एक फिक्स्ड लेवल पे प्रेडिक्टेबल तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि मुझे इतना पैसा तो देना ही है एक ट्रांजेक्शन का, उसके ऊपर पे जो भी थोड़ा बहुत
बहुत मतलब माइनर अमाउंट होता है, वो डिपेंड करेगा नेटवर्क कंजेशन लेवल पे। तो एक तरह से फी जो है वो कांस्टेंट रहेगा इथेरियम नेटवर्क पे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि कितने लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि ब्लॉक साइज वेरिएबल है तो डिफरेंट चीज़ें पॉसिबल हो जाएगी फॉर दी माइनर्स। अब दोस्तों आप और हम जैसे लोगों के लिए तो ये एक तरह से बेटर सोल्यूशन होगा, क्योंकि हम लोग अब इथेरियम को यूज़ कर पाएंगे हमारे ट्रांजैक्शंस करने के लिए। बट जो माइनर्स है, जो कि एक मेजर चंक ऑफ द ट्रांजैक्शन फीस खुद रख लेते थे, क्योंकि वो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते थे, तो क्योंकि जो फी है वो वेरिएबल नहीं रहेगा, एक काइंड ऑफ फिक्स सा हो जाएगा, तो वो उनके जो इनकम सोर्स है उस पर डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। और सिर्फ यही नहीं कि जो बेस फी है जो कि इथेरियम हार्ड फोक के बाद कलेक्ट होगा बाय द नेटवर्क, वो बर्न कर दिया जाएगा एक तरीके से, वो माइनस को मिलेगा नहीं। जो सिर्फ ब्लॉक रिवॉर्ड है जिसके थ्रू नए इथेरियम माइन होते हैं, तो वही सिर्फ माइनस को मिलेगा, उनको जो ट्रांजैक्शन फीस है वो एक तरह से नहीं मिलने वाली है। अब दोस्तों ये सुनने में लग रहा है कि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बट इट्स एक्चुअली अ बिग अमाउंट। जब नेटवर्क पीक टाइम में होता है तो आप सोचो कि एक बंदा अगर पहले $25-30 देता था एक ट्रांजैक्शन करने के लिए, अब वो लिटरली वो पैसा माइनस को नहीं मिलने वाला। उस अमाउंट का जो इथेरियम है वो बर्न ऑफ हो जाएगा इथेरियम नेटवर्क से। तो एक तरह से इथेरियम जो है वो डिफ्लेशनरी मॉडल को अडॉप्ट कर रहा है। बट यहाँ पे दोस्तों मैं इसको कम्प्लीटली ये भी नहीं बोलूँगा कि इथेरियम डिफ्लेशनरी हो रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इन्होंने एक लिखा भी, एक आई थिंक एक बैंक ने इनका कुछ इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे जो गोल्डमैन सैक्स उन्होंने लिखा है कि इथेरियम एसेंशियली डिफ्लेशनरी एसेट मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। बट इसका मतलब यही नहीं कि इथेरियम कम्प्लीटली डिफ्लेशनरी मॉडल हो जाएगा। जो इथेरियम का मार्केट साइकिल है, लाइक इन्फ्लेशनरी या फिर डिफ्लेशनरी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो इथेरियम का प्राइस है मार्केट वो कितना है, जो लोग है उसको कितना यूज़ कर रहे हैं, और एसेंशियली जो माइनर्स है वो कितने ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे वेरिएबल्स है जिसके थ्रू कभी कभी इथेरियम इन्फ्लेशनरी भी होगा, कभी कभी वो डिफ्लेशनरी भी होगा। तो एक तरह से वो डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अब दोस्तों इसके अलावा जो ये नया रिजीम है इथेरियम हार्ड फोक के बाद, उसके बाद जो है वो यूजर्स एक प्रायोरिटी फी भी पे कर पाएंगे, जिसको एसेंशियली आप टिप के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हो। अगर उनको ट्रांजैक्शंस को है माइनर्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, अगर उनको चाहिए कि माइनर्स जो है उस ट्रांजैक्शन को जल्दी वेरीफाई कर दे, तो वो उस पर एक टिप ऐड कर सकते हैं। काइंड ऑफ लाइक स्विगी या जोमेटो पे हम लोग जब ऑर्डर करते हैं तो हम लोग टिप दे सकते हैं 10-20 रुपए का, तो वो काइंड ऑफ सिमिलर सा है। और बट यहाँ पे भी दोस्तों एक चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो बेस फी है जो कि यूजर्स पे करेंगे वो माइनस को नहीं मिलेगा, वो बर्न हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक एस्टिमेट दिया है कि जो माइनर्स का इनकम है वो अराउंड 30% ड्रॉप हो सकता है। कुछ कुछ केसेस में आई थिंक वो 50 से 60% भी ड्रॉप होगा, जो कि छोटे माइनिंग ऑपरेशंस को रन करते हैं, जिनका जो मार्जिन है वो कम होता है, तो उनके लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। और आगे देखने वाला बात ये है कि ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम में जो इथेरियम का हार्ड फोक है वो कैसे स्टैंड आउट करता है, लॉन्ग टर्म में इसके क्या इम्पैक्ट आते हैं। तो डिफरेंट सारे इसके वेरिएबल्स है जो कि हमको देखने पड़ेंगे। अब दोस्तों वीडियो के अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इथेरियम का जो प्राइस है इस हार्ड फोक के बाद क्या होगा। अब दोस्तों देखो, इसके दो पॉसिबल सिनेरियोस लगते हैं मुझे, और मैं इसके लिए एक बार इथेरियम का चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये बाइनेंस का चार्ट ओपन किया है इथेरियम USDT का ट्रेडिंग व्यू पे एज ऑलवेज। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के बाद से इथेरियम एक लेट्स से शॉर्ट टर्म के लिए डिफ्लेशनरी एसेट बन जाता है, जहाँ पे इसकी सप्लाई करती चली जा रही है और लोग उसको खरीदते जा रहे हैं, तो एक शॉर्ट टर्म प्राइस बूम मुझे लगता है आएगा अराउंड $3,500 के लेवल तक। और अगर बहुत ही सब कुछ सही रहता है तो मे बी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी बीट कर दे। बट अगर ये एक मिस्ड ओपिनियन रहता है तो लॉन्ग टर्म में मुझे मतलब पॉसिबिलिटी दिखती है कि इथेरियम अराउंड $10,000 तक जाएगा आइडियली इन द नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स जो भी हो। तो आज के प्राइस से ऑलमोस्ट 3x उसका रिटर्न आएगा अगर आप उसको होल्ड कर पाते हो लेट्स से नेक्स्ट 4-5 ईयर्स तक। बट ये अगेन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप मतलब और भी पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करो, लेट्स से इंडिया में क्रिप्टो बैन हो जाता है या फिर किसी और कंट्री में कुछ माइनर्स पे ऑपरेशन हो जाता है, कोई एक नया फंड आ जाता है, तो वो सब भी एक अलग पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये मेरे ओपिनियंस है कि शॉर्ट टर्म में प्राइसेस थोड़ा सा मुझे लगता है ऊपर जाएगा जब ऐसा हाइप बिल्ड हो रहा है इथेरियम हार्ड फोक के बाद। वो देखने वाली बात है कि आज जब ये अराउंड इंडिया में इवनिंग को अराउंड होगा तो लगभग 7 घंटे बचे, तो उसके बाद देखना है कि क्या होगा इथेरियम का। तो मुझे बताना यार कमेंट्स में आपको क्या लगता है इथेरियम हार्ड फोक के बाद क्या होगा। और वीडियो इतना ही होगा। आई थिंक वीडियो आपको थोड़ा बहुत आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, तो डेफिनेटली कमेंट्स कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।